वीडियो में पढ़ने वाले हैं समास और अलंकार। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समास और अलंकार पढ़ेंगे। समास जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अलंकार इसके बाद पढ़ने वाली है। तो एक ही वीडियो में आपको मैं दो टॉपिक करवाने वाली हूँ, समास और अलंकार। सब देरी करते ना हुए हम वीडियो स्टार्ट। पहले हमारा समास है। तो समास की परिभाषा क्या होती है? तो समास क्या होता है, मैं सभी के बारे में सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगी और उसे कैसे यूज करते हैं उनके बारे में बताऊंगी। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो जो समास होता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहती है। देखो समास क्या होता है, समास इतना इजी है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने मेल, मतलब कोई दो या दो से एक शब्द है, अगर उसे मिला देते हैं तो उनसे बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे क्या हुआ, प्रतिदिन, प्रतिदिन था, अब जैसे मैंने रखा है प्रतिदिन, प्रति एक अलग शब्द था, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति होता है। दिन, दिन क्या हुआ, हमारा कोई भी दिन हो सकता है। दोनों का शब्द अलग अलग थे, दोनों अलग अलग शब्द थे, पर अगर हमने जोड़ दिया ना तो क्या बना, प्रतिदिन मतलब रोजाना बन गया ना। मतलब दो या दो से शब्द कोई जुड़ते हैं, कोई नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा, याद कर लोगे आप। इसके भेद होते हैं, हमारे 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बहुत ही इजी है ये, क्या समझोगे। अव्ययभाव समास में क्या होता है, सभी ने अव्यय पढ़ रखे हैं, सभी को आते होंगे। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वही होते हैं मतलब जिसका रूप परिवर्तन कभी नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं ना, बिल्कुल याद रखना। तो अव्ययभाव समास क्या होता है, जहां पर जिस शब्द के अंदर उसका पहला पद अव्यय हो। पहला पद कौन सा होता है, इसमें दो पद दे रखे है ना, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, ये दो पद है इसमें, है ना। तो इसमें पहला पद प्रति था, तो इसमें कोई भी पहला पद हो वो अव्यय हो, मतलब जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता हो, तो वो हमारा क्या होगा, अव्ययभाव समास। इसमें प्रतिदिन दे रखा है, मतलब ये अव्ययभाव समास का ही भेद है। क्यों है, क्योंकि जो प्रति है ना, जो प्रति है, इसका ना तो लिंग, ना वचन, ना कारक, ना काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो हमारा प्रतिदिन क्या होता है, अव्ययभाव समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो यथा है वो भी एक अव्यय है। क्या उसे हम बदल सकते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा अव्ययभाव समास है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होता है, देखो तत्पुरुष समास के अंदर कभी भी कोई शब्द होता है ना, किसी भी शब्द को जब उसका विग्रह करते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर मिलता है। कारक विभक्ति, जो विभक्ति होती है वो जरूर मिलती है। जैसे कि अब इससे प्रतिदिन था, प्रतिदिन को हमने खोला, क्या बना, दिन और दिन, प्रतिदिन बना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति बन गया। अब ऐसे ही हमने इसका विग्रह किया ना, ऐसे हम तत्पुरुष समास करते हैं। राजपुरुष, राजा का पुरुष, का क्या है, कारक चिन्ह है, तो हमने विभक्ति मतलब कारक लगा दिया, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, से क्या है, से हमारा कारक है, कारक चिन्ह है, तो वो भी हमारा तत्पुरुष समास हुआ। रसोई घर, रसोई का घर, का क्या है, विभक्ति है, कारक चिन्ह है, तो वो भी हमारा तत्पुरुष समास। समझ गए। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, जहां पर है जो में आंसर आए, मतलब कोई भी एक वाक्य है, सॉरी कोई भी एक शब्द है, शब्द को जब हम उसका विग्रह करते हैं तो है जो में आंसर आता है। कैसे, एक बार इसको करके देखते हैं इसका विग्रह। महात्मा, महान है जो आत्मा, महादेव, महान है जो देव। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, या फिर पीला है जिसका अंबर, यही है, ठीक है। तो भैया पीला है जो अंबर, पीला है जिसका अंबर, ये नहीं आएगा, पीला है जो अंबर, अंबर। तो है जो में आंसर आएगा, कुछ भी करो तो है जो में आएगा। अगर इसका विग्रह करते हैं तो है जो में आया, इसका मतलब कर्मधारय समास है। द्विगु, द्विगु में क्या होता है, द्विगु सबसे इजी होता है। देखो द्विगु में क्या होता है, इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि इसमें गिनती आती नहीं, मतलब काउंटिंग, सभी ने पढ़ा कि काउंटिंग क्या होती है। अगर उसके अंदर काउंटिंग, गिनती होती है, संख्या होती है, तो वो हमारा द्विगु होता है। दो पहर, दो पहरों का समूह, एक तो इसमें है, एक तो उसका ये है कि समूह, समाहार, ये सब आएगा विग्रह करते समय। और दूसरा, अगर आपके सामने आ जाए तो आप बिल्कुल सामने से पहचान सकते हो, दो, पंच, त्री, क्या है ये सब, ये सब क्या है, ये हमारे संख्या, ये हमारी संख्या है, क्या ये हमारी काउंटिंग है। तो यहाँ पर सामने काउंटिंग आ गई तो विग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से इसमें लगा सकते कि द्विगु समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जो होते हैं ना, इसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं, दो पदों के बीच में क्या लगे होते हैं, योजक चिन्ह लगे होते हैं, और दोनों
अपने मतलब समान होते हैं, जैसे माता पिता, अपना पर्याय, दीन और हीन। ओके, इसी प्रकार हमारा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास गजानन, नीलकंठ, चतुर्भुज। नीलकंठ है, अब नीलकंठ ही याद ले लो, चतुर्भुज ले लो। तो इसमें क्या है, अगर हम बोलते हैं नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, तो हमें इसमें किसी की विशेषता बताई जाती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज समास है। और परिभाषा की बात है तो परिभाषा मैंने आपको यहाँ दे रखी साइड में, आप देख सकते हो। पहला चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी। अब आप कहोगे चार भुजाएं मतलब गिनती इसमें भी दे रखी है, गिनती इसमें भी, क्या डिफरेंस दोनों में? इनमें डिफरेंस इतना है कि इसमें जो आएगी गिनती, जितनी भी हमारे इसमें गिनतियां आएंगी ना, वो इससे बहुत अलग होगी, क्योंकि इसमें विशेष है, कोई विशेषता बताई जाती है इसके अंदर, और इसमें सिर्फ संख्या होती है, इसमें सिर्फ विशेषता। अगर आप विग्रह करोगे तो इसमें सिर्फ विशेषताएं बताई जाएंगी, ठीक है। तो चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन है? अर्थात श्री गणेश। ओके, तो अब हमने ये पढ़ लिया समास, समास का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ट्रिक के साथ बताया था, बहुत ही इजी था। अब हम पढ़ेंगे हमारे अलंकार, मतलब आज दूसरा टॉपिक। ओके, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं अलंकार, हमारा अगला टॉपिक है अलंकार, ठीक है। तो अलंकार भी उसी की तरह बहुत ही इजी है। मैंने आपको पिछली मतलब अभी आपको मैंने समास पढ़ाया था, तो समास जो मैंने पढ़ाया था ना, बहुत ही तरीके के साथ पढ़ाया था कि एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाओगे और आराम से पता भी लगा पाओगे कि कौन सा समास किसका है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो अलंकार भी मैं आपको ट्रिकी ही बताऊंगी, पर उससे ज्यादा ट्रिकी अलंकार है। ओके, तो अलंकार आप सिर्फ देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा अलंकार है, सिर्फ इतना इजी बताऊंगी मैं आपको। जैसे कि अब हम ये ले लेते हैं उपमा अलंकार। पहला हमारा उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या है, अगर आपसे कोई वाक्य दे देते हैं तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप कैसे पहचानोगे? जिस भी वाक्य के अंतर्गत सा, से, सम, सरी, समान ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो वो हमारा उपमा अलंकार है। पहली बात तो ये हो गई, पहली ट्रिक ये। दूसरी ट्रिक क्या होती है कि इसमें समानता होती है, सिर्फ इतना ही है, इसमें समानता होती है। और सबसे बड़ी ट्रिक तो हमारी यही है कि ऐसे शब्द मिल जाए ना, तो वो बिल्कुल हमारे क्या होंगे, उपमा अलंकार होंगे। आप पूरे गाइड में देख लो, गाइड में जितने भी आप उदाहरण देखोगे सब में ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे। ओके, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें जो सरिस आ गया, आया ना सरिस, तो ये हमारा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। दूसरा रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है? योजक चिन्ह आता है। क्या आता है? योजक चिन्ह, मतलब जिस भी वाक्य के अंतर्गत योजक चिन्ह, जो ऐसा आपको डैश दिखाई देता नहीं है, योजक चिन्ह ये आ जाए ना, तो वो हमारा क्या होगा? रूपक अलंकार। 10th क्लास की आपके पास गाइड होगी, तो आप उसमें जितने भी आपको उदाहरण मिलेंगे ना, सभी के अंदर आप देखना कि योजक जो चिन्ह है वो जरूर मिलेंगे, है ना। चरण कमल बंदो हरि राई, ये वाक्य तो है ना एग्जाम में बहुत ही बार आ चुका है, तो ये तो बहुत ही बार रिपीटेड है, तो मैंने लिख दिया। उत्प्रेक्ष अलंकार में होता है जन जन जानू जनहू, मन मन मानू मनहू और ईव। तो मतलब जहां पर भी जिस भी वाक्य में ऐसे शब्द मिल जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो सिर फट गया मानो जैसे अरुण रंग का क्या हो, सॉरी अरुण रंग का घड़ा हो। तो मानो शब्द आया इसमें, मानो अगर जहां पर भी ऐसा शब्द आ जाए वो हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। पहचानने की बहुत इजी ट्रिक है। अब हमने और पढ़ने वाले, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो लास्ट दो रह चुकी है, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार। तो अतिशोक्ति देखो, जो हमारे लास्ट के दो हैं, आप सोच रहे होगे कि मैंने समास और अलंकार को साथ में वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि जो समास और अलंकार है ना, वो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम, हिंदी के एग्जाम में तो बहुत बार आ चुके हैं और हर बार आते भी है। 4-5 नंबर के तो यहीं से आ जाती है आपके, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया कि दोनों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अतिशोक्ति अलंकार और मानवीय अलंकार जो है हमारा, तो अतिशोक्ति अलंकार भी अलंकार होता है जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो इसमें देखो वाक्य को पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि कौन सा वाक्य है। ये अतिशोक्ति अलंकार मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी उससे पहले क्या हुआ, लंका जल गई। ऐसा होता है क्या? हुआ था? नहीं हुआ था, लगी थी तभी तो लंका जली थी, उससे पहले नहीं जली थी। तो बात को बढ़ा चढ़ा कह देते हैं, जिससे लोक सीमा से बाहर चली जाती है बात, ठीक है। इसमें इतना ही है, अतिशयोक्ति अलंकार से बढ़ा चढ़ के बात की जाती है।
मानवीय कण में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, क्वालिटी क्या लिखा है इंग्लिश में, वैसे इंग्लिश में भी लिखना नहीं चाहिए था बट समझाने के लिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया ये, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, जो चीज लिविंग थिंग्स करते हैं ना वो नॉन लिविंग थिंग्स पर लागू कर दी, उससे उससे कंपेयर कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है, मान्य करण। मतलब समझे नहीं होगे मुझे पता है, उदाहरण देखेंगे। फूल हंसे, अब देखो फूल हंसते हैं, नहीं हंसते हैं, फूल नहीं हंसते हैं, कोई भी एनिमल्स हंस जाएंगे, ह्यूमन हंसती हैं, पर जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, वो कभी नहीं हंसते हैं। तो मतलब लिविंग थिंग्स की जो बातें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पर चिपका दी, मतलब उन पर उनकी जो उस पे क्वालिटी डाल दी कि इससे ये क्वालिटी है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो होते हैं, कौन होते हैं, लिविंग थिंग्स, वही हंसते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं हंसते हैं। बट बात को कुछ अच्छा कराने के लिए अलंकार में बात ही वही होती है ना, अलंकार का क्या है, अलंकार मतलब अच्छी बातें करने के लिए, मतलब कोई वाक्य को बहुत अच्छा अद्भुत करने के लिए तो अलंकार यूज करते हैं। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ये नहीं होता है, फूल नहीं हंसती है, कलियां भी नहीं मुस्कुराती है, इंसान ह्यूमन होता है वही हंसता है और मुस्कुराता है। तो बस बात को ऐसे ही होता है मानवीय कर्म के अंदर, कि मानवीय कर्म में यही होता है कि इसमें बात जो नॉन लिविंग थिंग्स पे लगा देते हैं जो लिविंग थिंग्स की होती है। ओके, सिर्फ इतना ही। आपको कोई वाक्य मिलेगा ना, ध्यान बहुत पढ़ना, सभी में ऐसा ही होगा कि जो लिविंग थिंग्स है ना उस पर होंगी, जो उसकी उस पर बातें होंगी जो होनी ही चाहिए, ठीक है, वैसी बातें होंगी, क्योंकि उन पर लागू नहीं करती वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अलंकार और समास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो ये लास्ट तक देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जितनी मैं आपको वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।